हेलो एवरीवन, सो वी विल मूव फर्दर। तो अब आगे बात करते हैं हम आपके अदर टाइप्स के बारे में, जैसे हमारा बेस बचा हुआ है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया आपका एक टाइप ऑफ बेसिलाई है, आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, जो आपने डिप्थीरिया एक डिजीज आपने सुनी होगी जिसके वैक्सीनेशंस भी लगते हैं। ठीक है, तो वो कॉजिंग एजेंट है उस चीज, मतलब उस डिजीज का कॉजिंग एजेंट आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ठीक, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वो बेसिलाई कैसा होता है, तो पहली चीज वो ग्राम पॉजिटिव आपका बेसिलाई है, थिन होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है और नॉन कैप्सुलेटेड होता है, मतलब कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। एरोबिक होता है नेचर में। एरोबिक मतलब सरवाइव करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब आप कह सकते हो इसको ग्रोथ करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन नीड है। तो ये वहीं रहेगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, जहां पे सप्लाई ज्यादा है। ठीक, ये आप नोट करिएगा, भी आगे जब हम बात करेंगे तो ये हेल्प करेगा। ठीक, देन इसमें एक मेटाक्रोमैटिक, इट्स मेटाक्रोमैटिक एक ग्रैन्यूल होता है एंड में, मतलब बेसिलाई, पहली चीज बेसिलाई का शेप ये होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप या रॉड शेप में। तो इसके एक एंड पर, किसी एंड पर मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स होंगे। ठीक है, ग्रैन्यूल्स का मतलब है कि एक ऐसा ग्रैन्यूल होगा इसके एंड पर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि ये थिन होता है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, एरोबिक, और एक क्रोमैटिक ग्रैन्यूल होता है जिसमें कह सकते हो कि जिसमें इसका मेजरली जो टॉक्सिन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, बियर करता है पिलाई, पिलाई प्रेजेंट होता है। पिलाई क्यों होता है आपका, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और एडहेरेंस में हेल्प करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज moist heat above 58 Celsius for 10 minutes can kill the bacteria। मतलब क्या है कि अगर हम इस बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी आर्टिकल से, तो हम उस आर्टिकल को मॉइस्ट हीट पे रखते हैं फॉर 10 मिनट्स ऑन 58 सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, तो वो आराम से मर जाएंगे। देन अगर वायलेंस की बात करें तो इसके अंदर होता है एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन एक टॉक्सिक वो है, ठीक है, टॉक्सिक एंजाइम है जो कह सकते हो कि फंक्शन करता है, मतलब जो टॉक्सिन है वो फंक्शन करता है नेक्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक की तरह। मतलब नेक्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, नेक्रोटॉक्सिक मीन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब है आपका सेल का डेथ। ठीक, और न्यूरोटॉक्सिक मतलब होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनका डैमेज होना। ठीक, तो ये जो टॉक्सिन है जो प्रेजेंट है इसके अंदर, या जो इसकी टॉक्सिन है, ये क्या बोलते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉक्सिन की, वो ये है कि ये नेक्रोटॉक्सिक इफेक्ट करता है। जो सेल होंगे, नॉर्मल सेल्स होंगे, उनका नेक्रोसिस करा देगा, प्लस जो न्यूरॉन्स हैं प्रेजेंट है, जो उन सेल्स को हेल्प कर रहे हैं वर्क करने में या प्रेजेंट है, तो वहां पे ये क्या करेंगे, या कह सकते हो जिस भी ऑर्गन को न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो नर्व, उसके नर्वस सप्लाई है, ठीक है, ये नर्वस सप्लाई को भी डैमेज कर रहा है प्लस ऑर्गन को भी कर रहा है। ऑर्गन को कैसे, सेल्स को डैमेज कर रहा है, टिश्यू मतलब सेल्स, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मींस आपका हो रहा है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, टिश्यू डैमेज हो रहा है, टिश्यू का थोड़ा थोड़ा डैमेज होना है, पूरा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, और प्लस जो उसको नर्वस सप्लाई करने वाला आपका न्यूरॉन है वो भी आपका डैमेज हो रहा है। तो ओवरऑल हर फंक्शनिंग को ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है। पैथोजेनिसिटी की बात करें कि मतलब कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया पैथोजेनिसिटी मतलब क्या कॉज करता है, तो दो टाइप का डिप्थीरिया कॉज करता है। पहला है आपका रेस्पिरेटरी, जो मेजरली आप देखते हो, और दूसरा है आपका क्यूटेनियस डिप्थीरिया। रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया के बारे में बात करूं तो रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया वो है जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या आपके रेस्पिरेटरी पार्ट्स को डैमेज करता है ये। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये जो बेसिलाई है आपके रेस्पिरेटरी रीजन में जितने प्रेजेंट सेल हैं, टिश्यूज हैं, उनको डैमेज करता है विद द रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन। अच्छा, रेस्पिरेटरी क्यों करता है ये, रेस्पिरेटरी में ही क्यों, जैसे हमने बात करी तो हमने बोला था, ये ध्यान में रखिएगा कि ये एरोबिक होता है नेचर में, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो आप कह सकते हो सैचुरेशन है या आप कह सकते हो प्रेजेंस है, वो आपके रेस्पिरेटरी रीजन में होता है। इसीलिए ज्यादातर मोस्टली आपके रेस्पिरेटरी रीजन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वहां पे उसको एक ग्रोथ फैक्टर मिल जाता है कि वहां पे वो इजिली रिप्रोड्यूस करेगा, फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाएगा, ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मींस जल्दी से इंक्यूबेट करके आपका
ये डिजीज कॉज करने में उसके लिए हेल्प होती है, ठीक है। इसलिए रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी में बात करूं तो आपके नेजल से लेके आपके लंग्स तक जितने भी ऑल ओवर पार्ट्स हैं इंक्लूडेड, वो उन सारों को धीरे धीरे आपके पहले वो शुरू करता है थ्रोट से, एक लेयर फॉर्म करता है सूडो मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, सूडो मेम्ब्रेन, ठीक, एक लेयर फॉर्म करता है। सूडो मेम्ब्रेन एक लेयर होती है जिसको ये फॉर्म करता है, मतलब आपके जैसे ये थ्रोट की टिश्यू है तो वहां पे ये सेटल होंगे और एक मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे और धीरे धीरे वहां के टिश्यूज को डैमेज करते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो इजीली होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक आपके मान लीजिए एस्फेक्सिया, ठीक है, वो ज्यादा आप सीवियर कंडीशन में देखते हो, कॉम्प्लिकेशन एज अ कॉम्प्लिकेशन शुरुआत आपके कफ से होगी, कोल्ड से होगी, ऐसे करके धीरे धीरे करके सर्टेन आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्यूटेनियस डिप्थीरिया। क्यूटेनियस डिप्थीरिया आप ये मत समझिएगा क्यूटेनियस लेयर पर है, नो, इट क्यूटेनियस डिप्थीरिया मेनली आपका इंटरनल ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करने वाला आपका डिप्थीरिया कंडीशन है। मतलब क्या है कि इसमें वैसे मोस्टली आपका ये 80% ऑफ चांसेस होता है कि रेस्पिरेटरी हो, 20% ऑफ होता है आपका क्यूटेनियस, ठीक है। अब क्यूटेनियस में क्या है कि जो आपके जैसे ऑर्गन्स है, जैसे आपका लंग्स हो गया, आपके क्या बोलते हैं लीवर हो गए, आपके किडनी सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका ब्रेन हो गया, इन ऑर्गन्स में जैसे आपका होता है ना कि जहां पे नर्वस सप्लाई आपको एफिशिएंट मिलती है, ठीक, तो वहां पे ये अटैक करते हैं, उनके टिश्यूज को, उन ऑर्गन्स के टिश्यूज को डैमेज करते हैं और नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गन का फेलियर होने का चांसेस होता है, ठीक है। सो दिस इज सिवियरिटी कि वो ऑर्गन फेल हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी पर काफी इंपैक्ट होता है, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक। देन अगर हम बात करें तो इसके लिए लेक्स टेस्ट होता है आपका, इलेक्ट टेस्ट, ठीक है। इलेक्ट टेस्ट में आपका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसमें हम डिप्थीरिया का कल्चर करके डिप्थीरिया जो आपका एजेंट है बैसिला है उसको हम देख सकते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी में, और फिर हम क्या बोलते हैं कंफर्मेटरी है कि हाँ इस सैंपल में ये प्रेजेंट है। वैक्सीनेशन अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आपका वैक्सीनेशन होता है, डीपीटी डोजेस लगते हैं, और नॉर्मली अगर जैसे लाइक किसी को डिप्थीरिया है तो एंटीबायोटिक्स थेरेपी चलती है जिसमें मेनली आपका पेनिसिलिन होता है। क्या होता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपका मेनली आपका दिया जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी में, और अगर प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन होता है तो आपके डीपीटी डोजेस लगते हैं, ठीक। आ जाते हैं कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको तो ये आपको याद करना होगा या समझना होगा, नोट कर लीजिए। ये जो डिप्थीरिया टर्म है वो दिया था आपके पायरे ब्रेटिन्यू ने, ठीक है, ठीक है, ब्रेटिन्यू ने आपका टर्म दिया था। देन रॉक्स ने आपका डिजीज को डिस्कवर किया था, ये जो पूरी डिजीज है कि डिप्थीरिया कोई डिजीज है उसको डिस्कवर किया था आपके रॉक्स जी ने। देन 1923 में आपके 1923 में ग्लेनी, हॉपकिंस एंड रामून जी ने मिलकर एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाई थी जो कि एक्सोटॉक्सिन से ही बनती है। एक्सोटॉक्सिन को दो पार्ट में अनकॉन्जुगेटेड बनाते हैं, ठीक है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाया था इसके अगेंस्ट, डिप्थीरिया के इस बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन को ही यूज करके उसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन क्रिएट किया था जो हम एज अ डीपीटी डोजेस लेते हैं, ठीक है। तो उसको बनाया था ग्लेनी, हॉपकिंस और रामन ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके बैसिलस एंथ्रैक्सिस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैसिलस एंथ्रैक्सिस के बारे में, ठीक है। तो एंथ्रैसिस में क्या होता है, बैसिलस एंथ्रैसिस में एक बैसिलस है जो कि स्पोर्स बियरिंग रॉड जैसा दिखता है। पहली चीज मैं बात करूं इसके मींस कैसा दिखता है, तो ये एक रॉड जैसा होता है लेकिन इसके अंदर एक स्पोर होता है, ठीक है, और ये हमेशा चेन्स में रहते हैं, ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो ये रॉड जैसा होता है जिसके बीच में एक स्पोर होता है, ठीक है, और इसी स्पोर के अंदर इसके वायरुलेंस फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं आगे, तो ये स्पोर बेयरिंग रॉड्स होते हैं, नॉन मोटाइल एंड अपीयर इन चेन्स, ये मैं बता चुकी हूँ। सॉइल में मेनली फाउंड होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ सॉइल में, बाकी भी जगह होते हैं, बट मेनली सॉइल में एरोब्स होते हैं इन नेचर, ठीक है। वायरुलेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि इनके स्पोर्स में वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, तो वायरुलेंस की अगर बात करूं तो लीथल फैक्टर होता है एक,
इट्स लीथल, ठीक है। एडिमा फैक्टर होता है, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। अगर मैं बात करूं तो लीथल फैक्टर इम्पैक्ट करता है, एडिमा फैक्टर मींस इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, ठीक है, फ्लूइड और क्या बोलते हैं इसका तुम्हारे ब्लड का, ठीक है, फ्लूइड और टिश्यू डैमेज करने के बाद एक ब्लड अगर कहीं डैमेज होता है तो ब्लड सब आता है ना, तो उसका एक एक्यूमुलेशन, एक फ्लूइड एक्यूमुलेशन करता है जिसमें आरबीसीज होते हैं, ठीक। और प्रोटेक्टिव फैक्टर, ठीक, प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है, ये जैसे हमारे डब्ल्यूबीसीज हमारे इम्यून सिस्टम जब इसको अटैक करने आते हैं तो वो उनको बचाता है, मतलब बैसिलाई को डिस्ट्रक्शन से बचाता है, ठीक है। तो ये इस सेल्स को मरने नहीं देता, मतलब बैसिलाई को मरने नहीं देता, और ये दोनों हमारी बॉडी में डिजीज कंडीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये 3-4 टाइप के आपके एंथ्रैक्स क्रिएट करता है। पहला है क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स क्या होता है, मेनली आपके अपर लेयर, स्किन के अपर लेयर पर होता है। जैसे मैं बता दूं कि एंथ्रैक्स जो है ये जूनोटिक डिजीज है। क्या है ये? एक जूनोटिक डिजीज है जो आपके, मतलब जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से हो, मतलब किसी इन्फेक्टेड एनिमल की वजह से ट्रांसफर हुआ हो। जैसे आपने घर में कोई मान लीजिए आपके कोई घर में कोई पेट है, कुत्ता हो गया आपका, बिल्ली हो गई आपके, अदर जो आप रैबिट्स पाल रहे हो, या कोई भी अगर एनिमल आप पाल रहे हो, ठीक है, या कोई भी बाहरी जो बाहर हैं, खुलेआम घूम रहे हैं जानवर, ठीक है, तो उनसे अगर आपका कोई इंटरेक्शन होता है और उनके थ्रू अगर वो इन्फेक्टेड हैं इस बैक्टीरिया से या इस बैसिलाई से, तो अगर वो लाइक आपको स्क्रैच करते हैं, आपको बाइट करते हैं, या और भी उनके सिक्रीशंस से आप इंटरेक्ट करते हो, उनके क्या बोलते हैं स्टूल, सीमेन, सॉरी नॉट सीमेन, इट्स स्टूल, यूरिन, और क्या बोलते हैं आपके माउथ, ठीक है, ओरल सिक्रीशन से अगर आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया आप में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब वो आपका ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? एनिमल से ही, ठीक है। और सॉइल में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सॉइल से ट्रांसफर नहीं होता, वो आपके बॉडी में ट्रांसफर होगा वाया एनिमल। इसीलिए जब हम एनिमल्स को पालते हैं या हम इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत उसमें हाइजीन मेंटेनेंस का, और आप कह सकते हो थोड़ा बहुत आपको केयरफुल आप रहते हो ना, कि हाँ हाथ धुल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या उसने काट लिया तो मतलब अगर नॉर्मली किसी एनिमल ने काट लिया तो हम टेटनस टॉक्सॉइड लगवा लेते हैं, हम ये वैक्सीन करवा लेते हैं, ऐसा आप सुनते हो। तो वो इसीलिए होता है ताकि जो ट्रांसफर हुआ है, मीन्स जो बैसिलर ट्रांसफर हुआ है या जो बैक्टीरिया पैथोजन ट्रांसफर हुआ है, वो आपको हार्म ना करे। तो यही है कि जूनोटिक डिजीज है जिसको रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था एंथ्रैक्स को। तो एंथ्रैक्स हम बात कर रहे थे टाइप्स के बारे में, तो जैसे ये ट्रांसफर हो, मान लीजिए किसी भी पेट ने या किसी भी आपके जो स्ट्रे वाले हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, आपके अदर जो एनिमल्स हैं, वो अगर मान लीजिए आपको स्क्रैच कर दिया, बाइट कर लिया, तो अपर लेयर जो स्किन की अपर लेयर है, ठीक है, अपर लेयर में एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है, एक पैप्यूल, पहली चीज तो अगर वुंड बनेगा तो ओपन वुंड होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा। अगर स्क्रैच किया है तो क्लोज्ड वुंड बनेगा। मींस आप कह सकते हो कि वो वुंड रहे, जो वुंड है मींस जो स्क्रैच का वुंड है, उसमें सराउंडिंग में या इन्फेक्शन क्रिएट के बाद 2 से 3 दिन के बाद आप देखोगे पिंपल जैसा, पैप्यूल जैसा बनेगा, कुछ पिंपल जैसे दाने से होंगे रेड रेड, फिर वो धीरे धीरे पस उसमें फिल्ड होगा, फिर उसमें धीरे धीरे पस जैसे ही फिल्ड होगा वो बस्ट होगा, ठीक है, पिंपल जो भी पैप्यूल है वो बस्ट होगा उसकी वजह से, और वो फैलता चला जाएगा। ऐसे करते करते वो जो वुंड है वो मींस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वो क्यूटेनियस होता है। और जब भी वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है, पैप्यूल जो होता है वो बर्स्ट कर गया, मतलब वो फट गया, तो वहां पे वो जो वुंड क्रिएट हुआ है, घाव क्रिएट हो जाता है ना। आप कभी भी कोई फोड़ा हो या कुछ भी हो, कोई दाना भी हो, अगर आप उसको स्क्रैच करोगे या वो अगर फट गया, तो जो भी लिक्विड होता है उसके अंदर पस हो गया या कुछ भी हो, आपका फ्लूइड प्लाज्मा हो गया, वो निकलता है, तो वहां पे एक वुंड क्रिएट होता है। तो जो वुंड क्रिएट होगा वो धीरे धीरे ब्लैक इन कलर का एक वो बनाएगा, एक सॉलिड फॉर्म करता है, ठीक है, एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट कर देता है, तो वो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। अगर वो बड़ा वुंड है तो आपको ब्लैक, ये जो आपका वुंड है उसमें ऐसा ब्लैक कलर का ऐसा बड़ा सा वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कह सकते हो जो टॉक्सिन है वो उतने एरिया के सेल्स को डैमेज कर चुका है, मतलब वहां पे नेक्रोसिस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो सेल्स जो है ब्लैक कलर इन ब्लैक कलर दिखते हैं। और रही बात जो सराउंडिंग के सेल्स हैं, उसमें हमें
एडिमा कह सकते हैं या इन्फ्लेमेशन, नॉट एडिमा, इन्फ्लेमेशन दिखता है। जो एडिमा फैक्टर है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, तो हमें स्वेलिंग दिखती है अराउंड द पिंपल वुंड या फिर आपके स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूटेनियस, ये हो गया। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। क्या होता है, जैसे ये आपके मान लीजिए सप्लाई, वायर सप्लाई, या आपने जैसे हमने बताया कि फॉर एन एग्जांपल हमारा कोई इंट्रैक्शन हुआ थ्रू सिक्रीशंस, ठीक है, आपने कोई फूड है ऐसा कुछ जो कंटेमिनेटेड था, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल से, वो आपने फूड खा लिया, या वैसा कुछ वाटर वगैरह है, ठीक है। अब जैसे आप बाहर हो कहीं, ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली कहीं भी आप गए, पानी आपने आपको था मान लीजिए टैप से, ठीक है, तो वहां कोई किसी एनिमल ने इन्फेक्ट किया और आपने बाय चांस, ठीक है, धोखे से पी लिया, तो ये सारी चीजें हैं। तो वहां से क्या होगा, जो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया है या बैसिला है वो आपके जीआई ट्रैक्ट में गया, तो वो जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो वो क्या करेगा, जो जीआई ट्रैक्ट का लेयर होता है, ठीक है, जो इंटीरियर लेयर होती है ना, अंदर की जो म्यूकोसल लेयर होती है, उसको क्या करेगा, ये डैमेज करेगा, जिसकी वजह से वहां हेमोरेजिक कंडीशन क्रिएट होगी। हेमोरेजिक कंडीशन का मतलब है कि वहां पे जो अंदर की जो लेयर है वो इरिटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आपका हमें उस लेयर में देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड आपके मींस ऑल ओवर बाउल सिस्टम में आएगा, ठीक है। मान लीजिए अलग अलग सेगमेंट्स में आपका इन्फेक्शन क्रिएटेड है, ठीक है, इंटेस्टाइनल रीजन में, तो वो ब्लड फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है। इंटरनल ब्लीडिंग का क्या मतलब, हम कैसे वो करते हैं कि आपका जो स्टूल होगा, ठीक है, उसमें हमें वो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो कई लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि हमें हेमरॉइड्स है या वैसा कुछ है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हेमरॉइड्स की ब्लीडिंग हो सकता है वो इस बैक्टीरिया का कमाल हो, इसका इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हेमोरेजिक कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसमें आपका फिर जो स्टूल पास आउट करते हो आपको उसमें ब्लीडिंग दिखती है, या आप कह सकते हो उसमें ब्लड सेल्स हमें आपके सैंपल में, स्टूल सैंपल में देखने को मिलता है, जो डेडिकेट करता है कि इंटरनल ब्लीडिंग है या इंटरनल इन्फेक्शन है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स में क्या होता है, ये आपके रेस्पिरेटरी टिश्यूज को डैमेज करता है। तो हमें वहां पे कह सकते हो कि म्यूकस या कफ में आपके जो, जैसे आप कफ आउट करोगे, जो म्यूकस कफ आउट करोगे, उसमें आरबीसी के सेल्स देखने को मिलते हैं सैंपल में। वो इसलिए क्योंकि आपके जो अपर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टिश्यूज हैं उनमें वहां पे टिश्यू डैमेज हो चुका है, ठीक है, वहां हेमोरेजिक कंडीशन अराइज हो गई, जैसे जीआई में हो रहा है वैसे इसमें भी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इन्फेक्शन एंथ्रेक्स। क्या होता है, इन्फेक्शन एंथ्रेक्स आपका मेनली होता है वैसे तो मैं बता दूं, ये मेनली आपको देखने को मिलता है वेटरिनरी डॉक्टर्स में। वेटरिनरी डॉक्टर्स आप जानते हो जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, तो ये उनको ज्यादा होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जब वो ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ दिस बेसिलाई कैन हैपन। जैसे वो कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड है आपका एनिमल और वो कोई इंजेक्शन दे रहे हैं या वैक्सीनेशन ही कर रहे हैं व्हाटएवर, तो जो निडल वगैरह अगर प्रिक हो जाती है, ठीक है, जैसे प्रिक हो गई, तो वो बॉडी में आपका कह सकते हो कि सर्कुलेट हो जाती है, दैट इज आपका बैसिला एंथ्रेक्सिस। तो उससे क्या होगा, वो सर्कुलेट होगी और वो इन्फेक्शन क्रिएट करती है। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें मेनली हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ठीक है, आपके नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक, इन्फेक्शन एंथ्रेक्सिस में, जो वेटरिनरी में कॉमन है। अच्छा, वुल शॉर्टर्स डिजीज पल्मोनरी एंथ्रेक्सिस को कहते हैं। पल्मोनरी एंथ्रेक्सिस को वुल शॉर्टर्स डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जैसे आपने देखा होगा वो आपके अलग अलग, जैसे आपके लैम्ब हो गए, ठीक है, इनके शेडिंग करते हैं ना, जो आपके फार्मर्स वगैरह होते हैं, ये या जो पेट रखते हैं, जो फार्मर्स आपके, जैसे आपके जो फार्मिंग करते हैं, जो, ठीक है, जो एनिमल्स फार्मिंग करते हैं, जैसे आपका हो गया कि गोट्स वगैरह हैं, आपके हॉर्सेस हैं और आपके लैम्स हो गए, ये सारे मतलब एज अ पेट वो फार्मिंग कर रहे हैं, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब वो उनके साथ रहते हैं या उनकी केयर कर रहे हैं व्हाटएवर, तो वहां से अगर कोई इन्फेक्टेड पेट है उनके पास या इन्फेक्टेड एनिमल है, तो वो जब उनकी केयर कर रहे हैं व्हाटएवर है, तो उनसे वो बेसिला जो है थ्रू सॉइल, थ्रू सिक्रीशन पास आपका ट्रांसफर हो रहा है और वो आपके रेस्पिरेटरी से ही होते हुए जा रहा है। लाइक मान लीजिए आप वहीं पे काम कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इनहेलेशन के थ्रू अंदर जा रहा है, तो वो आपको पल्मोनरी एंथ्रेक्सिस होने के चांसेस हैं क्योंकि ऊपर बेसिला है,
थ्रू एयर आपके अंदर जा रहा है। तो मेनली हमें वुल सॉर्टर्स में इसलिए बोला गया, जैसे पुराने जमाने में आप देखते थे जो फार्मर्स होते थे वो डायरेक्टली जो वुल निकालते थे लैम्प से, वो वुल डायरेक्टली निकालते थे ना, तो वहां से वो ट्रांसफर होता था, मींस रेस्पिरेटरी के थ्रू, तो इसलिए वुल सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। लेकिन ये मेनली हमें फार्मर्स में देखने को मिलता है। सॉरी। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अगर किसी को जैसे एंथ्रेक्सिस हो गया है, तो एंथ्रेक्स हो गया है, तो वहां पे है एंटीबायोटिक थेरेपीज चलती है, जिसमें मेनली आपका पेनिसिलिन चलता है, और वैक्सीनेशन होता है, एंथ्रेक्स की वैक्सीनेशन, जो एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन मींस लगती हैं, आप लगवा सकते हैं। एंड वेटरनरी रिलेटेड हाइजीन ट्रीटमेंट में, ये प्रिवेंशन, एज अ प्रिवेंशन हम बात करें तो वेटरनरीज में हमें वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, में ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए जब हम, या फिर वेटरनरी रिलेटेड हाइजीन इसलिए बोले, जैसे जो लोग घर में पेट रखते हैं, डॉक्टर डॉग्स, कैट्स, ये सारी चीजें जो पेट रख रहे हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना है कि आप उनके साथ हो तो उनकी केयर अच्छे से करो, हाइजीन मेंटेन करो, और अपने लिए भी हाइजीन रखो कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। उनका टाइमली आप वैक्सीनेशन कराओ पेट्स का, ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो और आप भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड ट्यूबरक्लोसिस, इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपका मेनली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है या एजेंट होता है आपका लेप्रोसी, आपका जो कंडीशन, डिजीज कंडीशन, स्किन डिजीज कंडीशन, उसके लिए, ठीक है। तो लेप्रोसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले उसके बारे में हम इस बैक्टीरिया के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम जो लेप्रे है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, जो कि नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब इसमें स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते। कर्व्ड रॉड होता है, जैसे जो रॉड होती है, ठीक है, तो वो ऐसे कर्व इन नेचर में भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे होता रॉड है बट कर्व नेचर में भी हो सकता है। नॉन मोटाइल होते हैं ये, ठीक है, ये नॉन मोटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर में होते हैं। और ट्रांसमिशन इनका मेनली होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। मतलब कि जैसे हम किसी लेप्रेसी पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो अगर वो स्नीज करता है, कफ करता है, या एयर ड्रॉपलेट किसी भी काइंड से प्रोड्यूस कर रहा है और आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, या आप जो लेप्रेसी जो कंडीशन, उस कंडीशन मींस जो लेशंस होते हैं स्किन पर, तो उनके कांटेक्ट में डायरेक्टली आ रहे हो, आपका स्किन टच हो रहा है, तो आपको होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मतलब ये बैक्टीरिया वैसे ट्रांसफर होता है, ठीक। अगर मैं बात करूं अब लेप्रेसी के बारे में, तो लेप्रेसी क्या है? आपका एक स्किन डिजीज कंडीशन है, जिसका कॉजेटिव एजेंट आपका ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। हैंसन ने 1873 में इसको डिस्कवर किया था, इस डिजीज कंडीशन को 1873 में डिस्कवर किया गया था बाय हैंसन। ये एक स्किन डिजीज कंडीशन है जिसमें हमें स्किन लेशंस देखने को मिलते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये आपके म्यूकोसा लेयर को, और जो वहां पे नर्वस सप्लाई है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस, मेनली पेरिफेरल, लेकिन जो नर्वस सप्लाई है उसको डैमेज कर देता है। म्यूकोसल लेयर को डैमेज करता है और नर्वस सप्लाई को डैमेज करता है, तो स्किन लेशंस क्रिएट होते हैं, जिसमें मेनली जो लेशंस होते हैं वो आपके सेंसिटिव होते हैं टच से, मतलब अगर आप छुओगे तो प्रॉब्लम होगी। हीट से, अगर उनको ज्यादा हीट मिलेगा तो लेशंस में हमें कह सकते हो कि सिवियरिटी देखने को मिलेगी। एंड सेम पेन बहुत होता है, ठीक है। दूसरी चीज, पेरिफेरल नर्वस, जो नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं, जो नर्व्स हैं वहां पे जो सप्लाई कर रहे हैं, उनका डैमेज, वो डैमेज हो रहा है, ये बैक्टीरिया डैमेज कर रहा है उनको, तो हमें उस एरिया में, मींस जो पेरिफेरल पे है, उस पेरिफेरल एरिया में हमें नंबनेस देखने को मिलती है। ये कंडीशन जो है आपकी मेनली कह सकते हो कि इंक्यूबेशन टाइम पीरियड इसका बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ईयर्स में है, 5 to 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स, ऐसे डिफरेंट लेप्रेसी का। तो धीरे धीरे ये जो नंबनेस है, ये कहीं ना कहीं सिवियरिटी फॉर्म करती है, जो कि होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मतलब आपको ना फील नहीं होता है कुछ भी, लेशंस के वजह से आपको कुछ भी फील नहीं होता, प्लस आपके जो लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो आप जो डिफॉर्मिटी आप देख सकते हो, ठीक है, उस लेशन की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से आप लिम्स में, ठीक है, या फिर जहां पे भी ये क्रिएट हो रहे हैं ट्रंक एरियाज में, मेनली लिम्स में आप न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन आप देखते हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, ठीक है। डिफॉर्मिटी आप देखते हो, ठीक है, जो हाथ होते हैं वो एकदम टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं, या पैर होते हैं तो उसमें मींस डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है,
ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइप के बारे में, मतलब लेप्रेसी के टाइप के बारे में। तो लेप्रोमेटस और ये ट्यूबरकुलोइड आपकी जो लेप्रेसी है ये मेन होती है, और बाकी दो होते हैं बॉर्डर लाइन और इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इनमें अगर मैं मींस डिफरेंशिएशन करूं तो आप नॉर्मली इतना समझ लीजिए, जो लेप्रोमेटस आपका लेप्रेसी काइंड है वो मल्टी बैसिलरी इसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। इसमें क्या होता है, ये जर्नल फॉर्म ऑफ लेप्रेसी होती है, एक जर्नली मतलब कह सकते हैं जो कॉमन हो रही है। अगर हम 100% पब्लिक में देखें तो अगर मान लीजिए 80% पब्लिक हो रहा है तो 80% के पब्लिक में हमें सबसे ज्यादा जो लेप्रेसी मिलेगी, हम फाइंड आउट करेंगे वो लेप्रोमेटस लेप्रेसी होगी। ठीक है, तो जर्नली यही हमें देखने को मिलती है। इसमें नोड्यूल जैसे लेशन होते हैं, नोड्यूल्स जो होते हैं आपके थक्के जैसे, सिस्ट नहीं क्रिएट होता, कोई पिंपल हो और उसमें सिस्ट क्रिएट हो जाए, तो वैसे नोड्यूल्स जैसे लेशंस मिलते हैं हमें देखने को। मेनली आपको फीट, हैंड, ईयर्स और फेस पर देखने को मिलता है ये। ठीक है, ये अलग अलग होता है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना, जो अलग अलग टाइप की लेप्रेसी वो अलग अलग पार्ट पे बॉडी के हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो फीट, हैंड, ईयर्स और फेस पर हमें ये देखने को मिलता है। सेकेंडली बात करते हैं ट्यूबरकुलोइड, तो ये ज्यादा इतना कॉमन नहीं है लेकिन देखने को मिलती है। इसको पॉसी बैसिलरी कहते हैं, पॉसी बैसिलरी। पॉसी बैसिलरी वाले जो कंडीशन है लेप्रेसी का, उसमें क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, जो लेशंस होते हैं वो आपके मेनली ट्रंक पर, मतलब बॉडी, अपर बॉडी पर, ट्रंक पे, आपका फेस पर, लिम्स पर, इन 3 जगहों पे हमें देखने को मिलता है। दूसरी इसमें कंडीशन, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि इसमें जो लेशंस होंगे वो या तो हाइपर पिगमेंटेड होंगे, मतलब बहुत ज्यादा गहरे रंग के, या फिर एकदम हल्के पिगमेंटेड हो गए। ठीक है, हाइपो पिगमेंटेड होंगे या हाइपर पिगमेंटेड होंगे, या तो उनका रंग आपको बहुत गहरा दिखेगा, मतलब मान लीजिए जो लेशंस हो रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो इनका रंग या तो में बहुत गहरा, बहुत रेडिश कलर में दिखेगा, या तो बहुत लाइट पिंक, स्लाइटली आप उसको देख भी ना पाओ वैसा दिखेगा। ठीक है, तो हाइपर या हाइपो या हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन है। इसमें आपको ऐसे नोड्यूल्स का कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कलर का, लेकिन इसमें हमें है कि बहुत ज्यादा कलर्ड में हमें दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर लाइन की। तो बॉर्डर लाइन आपकी लेप्रेसी वो होती है जिसमें हमें ये दोनों लेप्रेसी देखने को मिलती है, मतलब कह सकते हो कि हमें ट्रंक, फेस पर आपको बॉर्डर लाइन देखने को मिल रही, बाकी हैंड्स पर, ईयर्स पर हमें लेप्रोमेटस देखने को मिल रही, मतलब मिक्स हुआ है, इसी एक ही पर्सन में मिक्स काइंड ऑफ लेप्रेसी हमें देखने को मिली है, दैट इज बॉर्डर लाइन। इंटरमीडिएट लेप्रेसी में क्या है कि जो काइंड ऑफ लेप्रेसी पर्सन को हुई है वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये है कौन सी, मतलब हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कौन सी टाइप की लेप्रेसी है। ये आपकी लेप्रोमेटस भी हो सकती है, ट्यूबरकुलोइड भी हो सकती है, आपका बॉर्डर लाइन भी हो सकती है, मतलब हम पता नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको हम अभी इंटरमीडिएट नाम देते हैं कि इस पर्सन को इंटरमीडिएट लेप्रेसी है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट है। तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में आपका आता है मल्टी ड्रग थेरेपीज चलती है, मतलब इसमें एंटीबायोटिक के मल्टीपल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, रिफाम्पिसिन हो गया, जैसे ये सारी चीजें ये मेनली जो दिए जाते हैं वो आपके थेरेपी चलती है। तो ये हो गया आपका लेप्रे। देन बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस की। नेक्स्ट बात करते हैं आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है आपका बेसिलाई है, उसके बारे में बात करें तो ये एसिड फास्ट बेसिलस होता है, मतलब बेसिलाई होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो काइंड ऑफ बैक्टीरिया है ये आपका ना तो ग्राम पॉजिटिव होता है ना ग्राम नेगेटिव होता है। ये काफी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये ना तो ग्राम पॉजिटिव में काउंट होगा और ना ही ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, इसमें हम एसिड फास्ट जो स्टेनिंग मेथड है वो करते हैं, और वो इसलिए करते हैं मेनली इसमें आप अगर कभी एमसीक्यू वगैरह आता है तो याद रखिएगा, जील नेंसर आपका जो स्टेनिंग मेथड है। ठीक है, जील नेंसर, ZN स्टेन जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ZN स्टेन। ठीक है, ZN स्टेन का फुल फॉर्म है जील नेंसर स्टेन, वो करते हैं मेनली इसमें, और जिसमें हमें ये एज अ एसिड फर्स्ट बेसिलाई जो है मिलता है, रेड या पिंकिश कलर का हमें दिखता है। ठीक है, रेड या पिंक कलर का हमें ये दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ना माइकोलिक एसिड होती है, इसके सेल वॉल में क्या होती है, माइकोलिक एसिड होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ना तो ग्राम पॉजिटिव में हम इसको देख पाते हैं, मतलब जो हम स्टेनिंग वगैरह करते हैं डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ना ही ग्राम नेगेटिव में। तो माइकोलिक एसिड ये जो स्टेन है वो कैप्चर करता है और हमें ये कलर मिलता है, इस वजह से हम इसको एसिड फास्ट बेसिलस ही कहते हैं बस।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में। दूसरी चीज है कि ये नॉन स्पोरिंग होते हैं और क्या बोलते हैं आपका रॉड शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट इज अगर बात करें इनकी कि ये ट्रांसमिट कैसे करते हैं, मतलब आप कह सकते हो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन होता है आपका एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब कफ, स्नीज, आपका व्हाटएवर जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, स्वेट हो गया, इन सारी चीजों से ये ट्रांसफर होते हैं। बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं, ठीक है, उनके ड्रॉपलेट्स फॉर्म में ये निकलते हैं और मेनली एयरबॉर्न होता है, तो मतलब हवा में सस्पेंड हो जाते हैं ये। जैसे कोविड था ना कि हवाओं में है, तो हवाओं में से अगर आप जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है और बिना मास्क के आप डील कर रहे हो, तो अगर वो कफ करता है, स्नीज करता है, तो वो डायरेक्टली आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे। ठीक, बात करते हैं इस बैक्टीरिया से हमें क्या मिल रहा है या क्या डिजीज कंडीशन हो रही है, तो वो आपका है ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने इन 1882। ठीक है, 1882 में रॉबर्ट कोच जी ने इसको डिस्कवर किया था एज ए डिजीज कंडीशन। अब ट्यूबरक्लोसिस आपके टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ट्यूबरक्लोसिस का मेनली अगर मैं फेजेस के हिसाब से करूं कि ट्यूबरक्लोसिस फेजेस में होती है। पहली चीज कि आप पहले कांटेक्ट में आए, फिर वो परसिस्ट किया, मतलब बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी में गया, परसिस्ट किया, फिर उसने धीरे धीरे डिजीज कंडीशन या आप कह सकते हो जो कंडीशन इन्फेक्शन है वो क्रिएट करी। तो उसमें आपका 2-3 फेजेस आता है। पहला है आपका एक्टिव फेज और दूसरा है आपका लेटेंट फेज। पहला होता है कि आप कांटेक्ट फेज में आते हो, ट्रांसमिशन फेज में। जैसे ट्रांसमिट हुआ तो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड आपका मेनली 1 to 6 डेज का होता है। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मल कफ कोल्ड वाले साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर आप वो धीरे धीरे जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो आपको थोड़े थोड़े से एक्टिव फेज वाले सिम्टम्स देखने लग जाएंगे। अगर जैसे एक्टिव फेज के सिम्टम्स आपको नहीं दिख रहे, मतलब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया परसिस्ट कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो हो गया आपका लेटेंट फेज। मतलब वो कभी ना कभी आगे चल के एक्टिव फेज में आएगा, मतलब तब सिम्टम्स दिखेंगे। एक्टिव फेज में है कि कांटेक्ट में आए, इंक्यूबेट हुए और डायरेक्टली हमें सिम्टम्स दिखने लगे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपका नाइट स्वेट, मेनली जो आपका ट्यूबरक्लोसिस के मुंह में बता रही हूँ, नाइट स्वेट होते हैं, आपका कफ होता है सीवियर विथ म्यूकस, जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है म्यूकस में। ठीक है, काफी सब कह सकते हो आपका म्यूकोप्यूरुलेंट म्यूकस होता है। म्यूकोप्यूरुलेंट मतलब स्मेलिंग, ठीक है, फाउल स्मेल होता है, फाउल ओडर होता है म्यूकस में, प्लस उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होता है। नाइट स्वेट्स होते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है, ठीक है, एनोरेक्सिया में देखने को मिलता है, ये सारी चीजें। फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर हमेशा ही रहेगा और बीच बीच में ड्यू टू इन्फेक्शन हाई ग्रेड फीवर भी हमें देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें जो कॉमन आपके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वही कफ, स्नीज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक, अगर बात करें इसके टाइप्स की, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी टाइप होता है आपका एक्टिव टाइप, मतलब एक्टिव जो फेज हमें अगर कोई पेशेंट आ रहा है उसके हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में आता है। और अगर कोई पेशेंट आया है कि उसके म्यूकस में हमें ये बैक्टीरिया डायग्नोस हुआ है, मिला है, ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट वगैरह हो गया, उसमें हमें मिला है, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम उसको सेकेंडरी टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कह सकते हैं रीजन के ऊपर हम टाइप्स को डिवाइड करते हैं। रीजन मतलब अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमें ये मिल रहा है और कहीं किसी अदर बॉडी ऑर्गन या बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन इन सब में हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यह है कि वो पल्मोनरी है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको पल्मोनरी है, लेकिन रेस्पिरेटरी के साथ साथ कहीं और भी, जैसे आपके बोन ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, ठीक है, जो आपके स्पाइनल होते हैं, पॉट्स जिसे कहते हैं पॉट्स डिजीज, ठीक है, कोच डिजीज, ठीक है, तो स्पाइनल टीबी हो गई आपकी, और बोन की टीबी हो गई आपके, मेनिंजाइटिस टीबी, ठीक है, मेनिंजियल टीबी जिसे बोलते हैं, ब्रेन में होती है आपके मेनिंजिस में, ठीक है, और अदर आपके ऑर्गन्स, आपके सिस्टिटाइटिस, आपके जो सिस्टिक ट्यूबरक्लोसिस मतलब ब्लैडर में, ऐसे करके सर्टेन अगर किसी और ऑर्गन में फैल चुकी है टीबी, रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन, जैसे सर्कुलेशन के थ्रू, मतलब अल्वियोली डैमेज हो गया, फिर अल्वियोली क्या काम क्या है, गैस को एक्सचेंज कराना, तो बैक्टीरिया भी ब्लड सर्कुलेशन में एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से होल ऑर्गन्स में जा रहे हैं, वाइटल ऑर्गन्स में, तो अगर कहीं और मिल रही है तो उस टाइप को हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। नेक्स्ट इज मिलियरी टीबी, और एमडीआर टीबी में भी डिफाइन किया गया है। मिलियरी में क्या होता है कि आपके मोर देन 2 ऑर्गन्स में टीबी प्रेजेंट है,
बॉडी के मोर देन 2 ऑर्गन्स में टीबी फैल चुकी है, दैट इज मिलियरी टीबी। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी भी है, स्पाइनल भी है, बोन जॉइंट में भी है, बोन्स में भी है, तो वो दैट इज मिलियरी टीबी, मतलब सर्टेन अलग अलग रीजन्स में। एमडीआर टीबी होती है आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब ट्यूबरक्लोसिस कोई अगर एक्टिव फेज में या लेटेंट फेज में आया, हमने ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स जो आपकी थेरेपी है, ठीक है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग क्या होती है, वो एंटी ट्यूबरकल ड्रग, सॉरी ट्यूबरकल ड्रग जो आपकी होती है, ठीक है, इट्स नॉट लिखी देती, ट्यूबरकल ड्रग्स जो होती हैं ये हम चला रहे हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट उस ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब वो ड्रग उस पर असर ही नहीं कर रही, तो वो हो जाती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। वो तब होता है जो भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस को हमारे पास आया, अगर उसने वो थेरेपी शुरू की है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग की थेरेपी शुरू करी है, और वो बीच में उसको छोड़ देता है, जैसे कहते हैं ना कोर्स पूरा करना होता है ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों का, ठीक है, तो अगर वो कोर्स बीच में छोड़ देता है तो वो उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दैट रेजिस्टेंस इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अब आपको यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का समझ में आएगा। डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है। डॉट्स क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। शॉर्ट कोर्स 6 महीने का होता है ये, इसमें 6 महीने तक आपकी सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, आपकी सर्टेन एंटी ट्यूबरकल ड्रग जो कि आपकी क्या बोलते हैं उसमें चलती हैं फेजेस में, पहले आपकी 6 मंथ चलेंगे, फिर ऐसे करके 9 मंथ ऐसे करके शिफ्ट होती है, वो आपके डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट कोर्स चलता है, तो वहां पे आपके सर्टेन ड्रग्स चलते हैं और वो आपको खाने होते हैं पर्टिकुलरली जिस हिसाब से शेड्यूल किया जाता है ट्यूबरकल ड्रग्स का, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप वहां पे बीच में छोड़ते हो या बाय मिस्टेक कोई एरर्स होते हैं या कोई और कंडीशन जैसे कह सकते हो कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम एमडीआर को देख सकते हैं क्योंकि वहां रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। देन अगर बात करें इसके प्रिवेंशन मेथड की, तो एट बर्थ बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। एट बर्थ, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो विद इन 24 आवर्स, या बीसीजी आपका अप टू 5 इयर्स तक बच्चों में लग सकता है, अप टू 5 इयर्स तक लगता है, ये लगाया जाता है बीसीजी वैक्सीनेशन। बैसिलस कैमिलस गुएरिन नाम का वैक्सीन होता है जिसको लगाते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया की। तो एक टिपिकल माइकोबैक्टीरिया आपका जो है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि माइकोबैक्टीरियम है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम जो आपका लाइक ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रे है, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे नॉर्मल, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जिनमें कोई डिजीज कंडीशन ऐसी नहीं है कि इम्यूनिटी लो हो, लेकिन जिन पर्सन्स में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, लाइक जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है, वो फाइट नहीं कर सकते, इवन थोड़े थोड़े इन्फेक्शंस को या थोड़े थोड़े डिजीज कंडीशंस को वो फाइट बैक नहीं कर सकते, ये उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। टारगेट क्या करते हैं, मेनली ये हमारे भी कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम इनसे फाइट बैक कर जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो इस चीज को फिर कह सकते हो कि एज अ कंडीशन सफर करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं टिपिकल माइकोबैक्टीरिया की। तो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग अलग है, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को कह सकते हो कि नहीं झेल सकता, सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जिसमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, अगर ये उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर वहां पे ये डिजीज कंडीशंस कॉज करता है, ठीक है। कॉजेस 40% डिजीजेस इन ह्यूमन, ठीक है, 40% डिजीज कंडीशन कॉज करने के लिए ये केपेबल है, ठीक है। करता कहाँ पे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे जिनको एचआईवी हो रखी हो, जो एड्स होते वाले पेशेंट हैं, जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो रखा हो, जिनको एसटीडी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, या जो स्टेरॉइडल लो इम्यूनिटी पर्सन है, मतलब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या और भी जिनकी भी इम्यूनिटी लो है, अगर ये उनको अटैक करते हैं तो वो फाइट बैक नहीं कर सकते, तो उनको वहां पे सर्टेन डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है हमें उन पर्सन्स में। अब बात करते हैं कि एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया को और किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है आपका माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, मतलब माइकोबैक्टीरियम है लेकिन अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं कॉज कर रहा है लेकिन बाकी की सर्टेन डिजीज कंडीशन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है।
देन नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब जहां पे हमें मौका मिला, तो वही है कि इसको मौका मिला, मतलब जिसकी इम्यूनिटी लो थी, मौका मिला और इसने डिजीज कंडीशन कॉज कर दी, इसीलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। नॉन ट्यूबरकुलस मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं कॉज कर रहा, लेकिन अदर्स कंडीशंस कॉज कर रहा है, इसलिए नॉन ट्यूबरकुलस आपका माइकोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि ये कॉज क्या कर रहा है। जब ट्यूबरक्लोसिस नहीं कॉज कर रहा माइकोबैक्टीरियम, तो क्या कॉज कर रहा है? न लेप्रे कॉज कर रहा, मतलब लेप्रेसी नहीं कॉज कर रहा, और ट्यूबरक्लोसिस नहीं कॉज कर रहा है, तो फिर इससे हो क्या रहा है? तो इसमें मेनली हमें 3 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। पहला है सेप्टिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि सेप्टिक कंडीशन मतलब इन्फेक्शन की वजह से अर्थराइटिस अराइज जो हो रहा है वो होता है, ठीक है। तो सेप्टिक अर्थराइटिस मेनली कॉज करता है ये, ठीक। देन दूसरा है एब्सेसिस फॉर्म करता है आपके सर्टेन ऑर्गन्स में। एब्सेसिस जैसे आपके लीवर एब्सेसिस हो गए, लंग एब्सेसिस हो गए, मतलब पस का फॉर्मेशन। वाइटल ऑर्गन्स में पस का फॉर्मेशन इज एब्सेसिस। तो किसी भी वाइटल ऑर्गन में ये पस फॉर्म कर सकता है। दूसरा स्किन और बोन इन्फेक्शंस कर सकता है। स्किन इन्फेक्शन मतलब आपके स्किन लेशंस, ठीक है। और बोन इन्फेक्शन मतलब जैसे आपका जो बोन कंडीशन, बोन इन्फेक्शन, सेप्सिस हो जाती है बोन के अंदर, बोन मैरोज में, तो वो, ठीक है, बोन इन्फेक्शन। और बाकी भी अगर आपके जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत फास्टन अप हो जाती है अगर इन्फेक्शन होता है, तो ये हो गया। तो इससे आपकी जो बोन्स होती है वीक हो जाती है, तो फ्रैक्चर होने के पॉसिबल चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। मिलता कहाँ कहाँ है ये? सॉइल, वाटर एंड इवनली फूड में मिलता है, लेकिन फूड में कम है। अगर आप फूड लाइक जो वैसे नॉर्मली अगर आप खा रहे हो खाना, ठीक है, अगर इन्फेक्टेड है, ठीक है, और आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, तो फूड में से भी कॉज हो सकता है, इसका है कॉज, मतलब फैक्टर में है, लेकिन मेनली सॉइल और वाटर में हमें मेनली देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, मतलब जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कैसे होते हैं? पहला टाइप है आपका फोटोक्रोमोजेंस, ठीक है। फोटोक्रोमोजेंस जो टाइप का है, मतलब जो एटिपिकल टाइप है, फोटोक्रोमोजेंस जो बैक्टीरियाज हैं, मतलब जो ये बेसिलाए हैं, ये पिगमेंटेड होते हैं लाइट में। मतलब जब इनको हम लाइट में देखते हैं तो ये हमें कलर्स मतलब पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, तो हमें कलर्स में दिखते हैं ये। लेकिन अगर हम इनको अंधेरे में देखेंगे, मतलब अगर डलनेस में देखेंगे, तो हमें इनमें कोई कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये पिगमेंटेड होते हैं इन लाइट। ये स्किन लेशन कॉज करते हैं, ठीक है। ये क्या कॉज करते हैं? फोटोक्रोम्स, स्किन लेशंस। स्किन लेशंस मतलब जैसे लेप्रेसी के लेशंस होते हैं, सेम एज इट इज ये स्किन लेशंस कॉज करते हैं, मतलब आपके अल्सरेटिव स्किन लेशंस होते हैं। अल्सरेटिव मींस अल्सर्स क्रिएट करने वाले, वुंड क्रिएट करते हैं प्रॉपरली। एक पिंपल होगा, फिर वो बर्स्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो वुंड में कन्वर्ट होता जाएगा और वो प्रॉपरली लेशन कॉज करेगा, अल्सरेटिव लेशन, ठीक है। देन स्क्रोटोक्रोमोजेंस, इट्स स्क्रोटोक्रोमोजेंस। स्क्रोटोक्रोमोजेंस जो क्या होते हैं, ये सर्वाइकल एडिनाइटिस कॉज करते हैं। सर्वाइकल एडिनाइटिस क्या होता है? मतलब ये मेनली लिम्फ नोड को क्या करते हैं, आप कह सकते हो अटैक करते हैं। जो हमारी लिम्फ नोड है, मतलब जहां से हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारे WBC है, जो हमारे T and B सेल्स है, जहां से रिलीज हो रहे हैं लिम्फोसाइट्स, तो ये उन्हीं को अटैक कर देंगे। मतलब इम्यूनिटी को ही पहले हटा दो तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो भाई ये तो ये आपके लिम्फ नोड्स को अटैक करते हैं, और मेनली सर्वाइकल आपके जो होते हैं वहां के लिम्फ नोड को अटैक करते हैं। एडिनाइटिस का मतलब होता है लिम्फो, आपका लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो मेनली सर्वाइकल ये कॉज करते हैं, क्योंकि वहां से मतलब इजी होता है, रेस्पिरेटरी के थ्रू जाते हैं, एयरबोर्न होते हैं, ये भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, या सॉइल एंड वाटर के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हो तो ये सॉइल में ये है कि अब डस्ट है आपके उसमें एनवायरमेंट में, उससे है, ठीक है। आप डायरेक्टली सॉइल से कांटेक्ट में आ रहे हो तो भी ये गए, और डायरेक्टली जो ये अटैक करते हैं वो आपका लिम्फ नोड होता है आपके सर्वाइकल रीजन का, ठीक है। तो ये वहां पे इन्फ्लेमेशन कराते हैं, वहां के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज थर्ड है आपका नॉन फोटोक्रोमोजेंस। नॉन फोटोक्रोमोजेंस मतलब ये इन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, और ये लंग डिजीजेस कराने के लिए केपेबल होते हैं। लंग डिजीजेस मतलब सर्टेन काइंड ऑफ लंग डिजीजेस हो सकती है, आपकी निमोनिया हो गया, आपका एस्मा हो गया, आपका एम्फाइसीमा हो गया, एम्फाइमा हो गया, सर्टेन कंडीशन ये करा सकते हैं, ठीक है, लंग की डिजीजेस में।
देन नेक्स्ट इज रैपिड ग्रोवर्स होते हैं। फोर्थ इज रैपिड ग्रोवर्स, मतलब जल्दी से बढ़ने वाले। तो ये क्या करते हैं, ये कॉज कराते हैं स्किन लेशन, जो कि एक अल्सरेटिव स्किन लेशन होता है। अल्सरेटिव स्किन लेशन मतलब ये कह सकते हो कि बड़े से रीजन में करते हैं, इसलिए इनको रैपिड ग्रोवर्स बोला। मतलब ये आप कह सकते हो विद इन अ वीक एक पिंपल को, एक वुंड में, एक बड़ा सा वुंड, एक छोटा सा पिंपल एक बड़ा सा वुंड क्रिएट हो जाता है। वो क्योंकि जल्दी जल्दी से बढ़ के अल्सर को बढ़ाते चले जाते हैं स्किन पर। तो अल्सर बढ़ाने के चक्कर में मींस लाइक होता है ना, तो वो जो वुंड है, वो जो यहाँ पे एक छोटा सा वुंड था, वो बड़ा सा अल्सर फॉर्म कर लेता है ऐसे। ठीक है, मतलब आपको प्रॉपरली वो दिखेगा अल्सर इतना बड़ा। मेनली अगर मैं बात करूं अल्सर का डायामीटर या आप कह सकते हो साइज के बारे में, तो ये अप टू 15 सेंटीमीटर ऑफ वुंड क्रिएट करते हैं, मतलब एक स्केल जितना। अगर ये आपके हैंड पर हुए हैं तो आपका ऑलमोस्ट ओवर पूरा हैंड ये कवर कर लेंगे, मतलब अल्सर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे जला हुआ पर्सन होता है, जो बर्न पेशेंट होते हैं, आप कभी उनको देखना, और ऊपर की लेयर जब हट जाती है तो एक वुंड जैसा दिखता है ना, अल्सर सा, तो वैसे वो वुंड क्रिएट करते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। और रैपिड ग्रोवर इसीलिए दिया गया है क्योंकि विद इन अ वीक ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए चारों टाइप्स। और रही बात इनका अगर ट्रीटमेंट की, तो इनका ट्रीटमेंट मेनली अभी इतना प्रेजेंस में नहीं है। ठीक है, यही है कि हम इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर स्किन लेशन है तो हम उस पर काम करेंगे, अगर डिजीजेस है तो उन पे काम करेंगे। ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इस बात करते हैं आपका लिस्टेरिया के बारे में। आगे बात करते हैं आपके लिस्टेरिया के बारे में। तो लिस्टेरिया आपका ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होता है। पहली चीज, लिस्टेरिया का पूरा नाम जो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स होता है। क्या होता है? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये नॉन स्पोरिंग होते हैं, मतलब कोई स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। पेरीट्राइकस होते हैं। पेरीट्राइकस मतलब ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। मतलब ये अगर ये रॉड शेप में होता है तो ऑल ओवर बॉडी इनके फ्लैजेला हमें देखने को मिलेगा। एरोबिक होते हैं नेचर्स में, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ऑक्सीजन चाहिए होता है और एरोबिक नेचर होते हैं, ये भी अभी मैं रिलेशन में बताऊंगी। ठीक है, दूसरा है ये बीटा हेमोलिसिस करते हैं। बीटा हेमोलिसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आपके ब्लड सेल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सेल वॉल। इनके सेल वॉल में, जो इनका सेल वॉल होता है उसमें इंटरनलिन एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब कंटामिनेटेड फूड में सॉइल कंटेनिंग फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कंटामिनेटेड फूड में और सॉइल में, जिसमें फीकल मैटर प्रेजेंट है, वहां प्रेजेंट ये होते हैं। अब बात करते हैं एरोब्स की। तो इनको ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाता है। जैसे आपके मेनली ये मिलते कहाँ पे हैं? जैसे आपका स्लज हो गया, स्लज मतलब आपके जो सीवेज हो गया, सीवेज स्लज। ठीक है, आपके सीवेज स्लज में ये मिलते हैं। कंटामिनेटेड फूड में मिल जाएंगे, आपके कंटामिनेटेड वाटर में मिल जाएंगे। और जैसे कीचड़ वाला इलाका, जो एरिया होता है सॉइल में जहाँ पे फीकल मैटर प्रेजेंट हो, तो ये वहां पे मिलते हैं। ठीक है, और वहां पे इनको अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाता है ड्यू टू वाटर एंड एयर। ठीक, इस वजह से ये होते हैं। देन नेक्स्ट इज इनके अंदर होता है कि बीटा हेमोलिसिस करा सकते हैं। ठीक है, मैं एक और बता दूं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सैप्रोफाइट्स का होता है। ठीक है, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब ये डिकम्पोजिंग करते हैं। तो मतलब वही है कि ये जहां पे भी प्रेजेंट होंगे वहां डिकम्पोजिशन वाला काम करते हैं, मतलब जो भी चीजें प्रेजेंट उसको डिकम्पोज करना। ठीक है, तो ये वैसी ही जगह पे मिलते हैं। सीवेज हो गया आपके, वे सॉइल, आपके जो वाटरी सॉइल्स होते हैं जिसमें फीकल मैटर प्रेजेंट हो वहां पे। ठीक है, तो वहां प्रेजेंट है। तो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है इंट्रानलिन, जो आपके टॉक्सिन ऐसा क्रिएट करता है। अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हो, ठीक है, हो सकता है कंटामिनेशन हो, तो वहां से ये आपके जीआई ट्रैक्ट में ट्रेवल करते हैं। और जीआई ट्रैक्ट में सबसे पहले ये क्या करते हैं? आपके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो इन्फेक्शन जो क्रिएट करते हैं उसका नाम है लिस्टेरियोसिस। ठीक है, लिस्टेरियोसिस कॉज करते हैं ये। लिस्टेरियोसिस होता क्या है? एक फ्रेबाइल गैस्ट्रो एंटेरोटाइटिस होता है, एंट्रीटाइटिस। तो एंट्रीटाइटिस में क्या होता है कि बुखार के साथ, मतलब आपकी इंटरनल फीवर होगा जीआई ट्रैक्ट में इंटरनल फीवर होगा। ठीक है, फेब्राइल मींस फीवर होता है आपका।
ठीक, तो ये इस कंडीशन में आपको मेनली यही देखने को मिलेगा, जीआई में ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं क्योंकि फूड के थ्रू गए हैं, वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और हमें वहां पे फीवर देखने को मिलेगा। उस फीवर की वजह से आपके जो भी अदर ऑर्गन्स है वहां पे हमें कंडीशंस देखने को मिलेगी, जैसे लीवर में आपको देखने को मिलेगा सब क्लिनिकल पायोग्रैनुलोमैटस हेपेटाइटिस हमें देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन होगा जिसमें ग्रैनुलोमास फॉर्म हो जाते हैं। पायोग्रैनुलोमास का मतलब है पस फिल्ड, ठीक है, ये हो गया आपके लीवर में। वही ये जो है इसका कंडीशन, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। प्लेसेंटाइटिस मतलब अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो रहा है लिस्टीरियोसिस, तो वहां पे जो प्लेसेंटा है प्रेजेंट है वहां पे इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन विद इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये वो करने के कैपेबिलिटी इनके अंदर है क्योंकि सर्कुलेशन के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और लास्ट में है कि ये ब्लड में सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं, मतलब इन्फेक्शन इन दी ब्लड, ठीक है, सेप्टिसीमिया। अब बात करते हैं कि ये इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहली चीज, ये फेटल इन कंडीशन होते हैं, फेटल मतलब जानलेवा होते हैं, ठीक है, तो इनका जो ड्रग ऑफ चॉइस है और या ट्रीटमेंट है तो वो है मेनली एंटीबायोटिक थेरेपी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमें ये सारे कंडीशंस एक ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें हमें सिम्टम्स बहुत दिखते हैं जल्दी से, और मतलब पेशेंट का जो लाइफ कंडीशन है वो थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ चलाते हैं आपका एंटीबायोटिक थेरेपी और ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस चलती है वो है एमिपिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन, ये दोनों आपका एज अ ड्रग ऑफ चॉइस चलता है लिस्टेरियोसिस के अगेंस्ट में, ठीक है। ये कॉजिंग एजेंट होता है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, इसीलिए कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाइए, ठीक है। सो विद दिस ऑल आपका जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके इसी टॉपिक का ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।